हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिप्लोमा केमी 2.0। तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि सेकेंड ईयर के सभी ब्रांचों के लिए कॉमन होता है, जिसका नाम है एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट को या तो हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं या फिर फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो आइए आज इसका यूनिट फर्स्ट का वन शॉट करते हैं। तुम्हारा यूनिट फर्स्ट का जो है चैप्टर है, तो उसका नाम है एनर्जी एंड यूज। तो आइए देखते हैं एनर्जी क्या होती है। Energy is the ability to do work, cause change, it is a scalar quantity। तो एनर्जी हमारी एक ऐसी एबिलिटी है, या कह लीजिए कार्य कर, एबिलिटी मतलब क्षमता होता है। तो वर्क है यानी कार्य करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी कहते हैं, और यह एक स्केलर क्वांटिटी है। और मॉडर्न सिविलाइजेशन इज पॉसिबल बिकॉज पीपल हैव लर्नड हाउ टू चेंज एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, देन यूज इट टू डू वर्क। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन करना इसमें जो है पॉसिबल है, क्योंकि लोगों ने लर्न किया है, यानी लोगों ने सीखा है कि एनर्जी को कैसे हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करके उसको अपने काम में ले सकते हैं। तो ये हमारी एनर्जी होती है। तो एनर्जी हमारी क्या होती है, कार्य यानी कार्य करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी कहते हैं, यानी वर्क करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। और मॉडल सिविलाइजेशन करना इसमें पॉसिबल होता है, क्योंकि लोगों ने सीखा है कि एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तुम्हारा नेक्स्ट है यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की हमारी यूनिट क्या होती है। तो बिकॉज एनर्जी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ वर्क, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज द यूनिट ऑफ वर्क। क्योंकि एनर्जी जो हमारी है उसे काम के अकॉर्डिंग मेजर किया जा सकता है। जितना हमें वर्क लेना होगा उतनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज द यूनिट ऑफ वर्क, यानी जितने का हमें वर्क लेना रहेगा उतनी एनर्जी हमें जो है, उतनी यूनिट एनर्जी हमें जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये होती है हमारी यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी काम के लिए हमें जो है कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है, उसी को दर्शाता है ये यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा जूल। तो 1 जूल इज इक्वल न्यूटन, 1 न्यूटन मीटर होता है। तो 1 जूल इज इक्वल 1 न्यूटन मीटर होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट ये जो है लिखना पड़ता है हम लोग को। नेक्स्ट है हमारा कैलोरीज। कैलोरीज क्या होती है। तो अ कैलोरीज इज द एनर्जी दैट इट टेक्स टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री। तो रेज मतलब होता है उठाना। तो इसमें हमें जो है क्या उठाने की बात हो रही है, टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाई 1 डिग्री। तो कैलोरी जो हमारी है यह एक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टेम्परेचर है यानी कोई भी हीट वाले, जैसे हमारा वाटर हो गया वो 1 डिग्री सेल्सियस पर है, या फिर कोई हमारा टेम्परेचर हो गया जो कि 1 ग्राम टेम्परेचर पर बेस्ड है, तो उसे हम जो है आसानी से उठा सकते हैं। तो ये उठाने के लिए हमें जो है एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और एनर्जी कहाँ से आएगी, कैलोरी से आएगी। तो यही हमारा कैलोरीज होता है। 1 कैलोरीज इज इक्वल 4.184 जूल होता है। तो आइए देखते हैं किलोवाट हावर क्या होता है। किलोवाट हावर इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एनर्जी किलोवाट। तो यूनिट जो है यह एक मेजर एनर्जी को मेजरमेंट करने का एक तरीका है, या एक जरिया के लिए। तो किलोवाट जो हमारा यह एनर्जी को मेजरमेंट करने में बहुत हेल्प करता है। और इलेक्ट्रिसिटी दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट, यानी चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करना हो या फिर एनर्जी को मेजर करना हो, तो 1 किलोवाट से हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। ऑफ पावर यूजेट ऑफ 1 आवर्स, यानी 1 घंटे हमारा कितना पावर कंज्यूम करेंगे वो किलोवाट हमारा जो है बताता है। और जब ये कितने बिजली को खपत करेगा ये हमारा बताता है किलोवाट। तो ये सब आसानी से मेजरमेंट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। 1 किलोवाट इज इक्वल 3.6 मेगा जूल्स होता है। तो हमारा BTU क्या होता है, जिसे हम ब्रिटिश थर्मल यूनिट के नाम से जानते हैं। यानी ब्रिटिश से यह थर्मल यूनिट कैसे फाइंड किया जाता है उसके लिए यह डिफिनेशन बनाई गई है। तो 1 BTU इज द एनर्जी और हीट। तो 1 BTU जो है वह एनर्जी भी हो सकती है या फिर हीट हो सकता है। दैट इज टेक टू राइज
द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर बाई 1 पाउंड। तो BTU जो है यह 251.9 कैलोरीज का होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा स्केल्स ऑफ एनर्जी। तो स्केल्स ऑफ एनर्जी इट रिलेट्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यह जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी से रिलेट करता है, यूजेड और ट्रांसफर्ड इन अ फिजिकल प्रोसेस। तो इसको जो है हम यूज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस के लिए, यानी फिजिकल कामों के लिए इसे जो है हम ट्रांसफर कर सकते हैं स्केल्स ऑफ एनर्जी को। और इसका सिंबल्स क्या होता है और यूज क्या होता है ये हम देखते हैं। तो इसके जो सिंबल्स हैं ये इस फॉर्म में होते हैं। फैक्टर जैसे हो गया 10⁻24 फैक्टर है, और नेम में वो योटा हो गया, सिंबल इसका वाई हो गया। यानी जो इसका नेम रहेगा सेम वही इसका जो है सिंबल रहेगा। और ये 10⁻24 21 ऐसे ही रहता है। तो इससे इसे जो है अच्छे से देख लीजिए, एग्जाम में जरूर बना के आइएगा। बाकी इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2022 23 24 में पूछा गया, इस बार भी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है इसकी। तो एक पहला है हमारा एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, दूसरी है थर्मल एनर्जी, तीसरी है न्यूक्लियर, चौथी है केमिकल, फिर सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, वेव एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, आइए आगे हम पढ़ते हैं क्या होती है। एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है, साउंड एनर्जी भी है। तो इसमें से आप अगर 5-6 भी अगर याद कर लेते हैं तो भी बढ़िया है, बट याद नहीं करना है, आपको समझना है। जैसे मैं समझा रहा हूँ आप बढ़िया से ध्यान से वीडियो देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। द मैकेनिकल एनर्जी इज द टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मेरी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो टोटल जो है काइनेटिक एनर्जी ही होती है, या काइनेटिक एनर्जी पर पूरी डिपेंड करती है। अब जैसे हम मान लीजिए हमारे पास एक साइकिल है, तो हम साइकिल, जैसे ये हमारी साइकिल है, इस साइकिल के नीचे जहाँ पर ये शाफ्ट लगी होती है, यहाँ पर पैडल लगा होता है ऐसे, फिर यहाँ से चेन द्वारा जो है पीछे ले जाया जाता है व्हील के पास में। तो यहाँ पर जो है जो हम पैडल पर अपने पैर से में रोटेट कराने की कोशिश करते हैं, तब ये जो है लगता है प्रेशर, तो वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। जब इसमें प्रेशर लगता है तो ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो मैकेनिकल एनर्जी में जो है काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, तब वो जाके एनर्जी को प्रोवाइड करता है। तो यही हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है। अब आइए डिफिनेशन की ओर चलते हैं। एनर्जी ऑफ मोशन, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो एनर्जी ऑफ मोशन, वो मोशन प्रोवाइड करती है। हमने यहाँ पर पैर से इसमें प्रेशर लगाया, तो ये जो शाफ्ट थी रोटेट किए, तो ये इसमें मोशन जनरेट हुआ, तो हमारी व्हील जो है पीछे वाली रोटेट करी। तो यानी पूरी मैकेनिकल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी पर ही डिपेंड करती है। और पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर एनर्जी ऑफ पोजीशन, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वह एनर्जी को स्टोर करता है। हम पैडल एक बार इतना चला के चले गए, तो फिर ये जो है व्हील हमारा रोटेट किया, तो थोड़ी देर चलता रहेगा, क्योंकि इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी भी प्रोवाइड हो रही है, जो एनर्जी को स्टोर करके फिर उसी पोजीशन में दोबारा से रन करा रही है। एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू डू स्पेसिफिक वर्क, जिसे हम स्पेसिफिक कामों के लिए यूज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको याद करने का सिंपल सा फंडा है, TME इज इक्वल KE प्लस PE, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आइए देखते हैं इसके एग्जांपल्स क्या है मैकेनिकल एनर्जी के। तो राइडिंग अ बाईसाइकिल, तो जो एग्जांपल हमने बताया, बाईसाइकिल रोटेट कर रहा है, जब उसमें हम पैर से प्रेशर लगाएं तो मैकेनिकल एनर्जी जाके उसमें काइनेटिक एनर्जी में प्रोवाइड हुआ, तो फिर काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी उसमें मोशन जनरेट हुआ, तो फिर हमारी बाईसाइकिल चल पड़ी। शार्पिंग अ पेंसिल, और पेंसिल हाथ से पकड़े पेंसिल लिख रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड हो रही, फिर जब जो राइट हो रहा है वो जो है मोशन में कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। तो ये भी हो गया। टाइप ऑन अ कीबोर्ड, अगर हम कीबोर्ड पर हाथ से टाइप कर रहे हैं तो ये मैकेनिकल एनर्जी ये भी हो गई। क्लॉक, यानी हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो वो भी मैकेनिकल एनर्जी हो गई। ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया, बेंड व्हील्स भी हो गया, सीसॉस भी हो गया, बॉल भी हो गया। और अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी भी हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी।
तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी, यह एक एनर्जी होती है एन ऑब्जेक्ट एंड बिकॉज ऑफ इट मोशन, या किसी भी ऑब्जेक्ट पर इसको लगाने पर जो है और ये मोशन जनरेट करती है। और इसका फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल 1/2 mv²। अब नेक्स्ट हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारा जो है द एनर्जी दैट स्टोर्ड इज एन ऑब्जेक्ट, तो यह जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल mgh। आइए इसमें नोट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तुम्हारी जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी एक ऑब्जेक्ट पर हमेशा जो है कांस्टेंट रहता है। दिस इज नोन एज कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आइए इसे देखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसपोर्ट इन सेम वेज, तो मैकेनिकल एनर्जी को हम सेम वेज यानी सेम मार्ग पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं यानी ट्रांसफर कर सकते हैं। हम साइकिल में ट्रांसफर कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी, तो सेम पोजीशन में चेन पीछे लगी हुई है तभी ट्रांसफर हो पा रहा है। अगर हम उसे किसी और वे में लगा दें तो फिर पावर ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। और मैकेनिकल वर्क, व्हेन अ फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट, तो हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स को लगाते हैं तो ओवर डिस्टेंस, तब वो जो है मूव करता है या फिर डिस्टेंस होता है, तो उसमें डिस्टेंस होता है तो वो आगे पीछे हो सकता है। दिस इज नोन एज मैकेनिकल वर्क। यानी मैकेनिकल वर्क एक ऐसा वर्क है जिसपे हम फोर्स लगाते हैं उसके किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो वह जो है डिस्टेंस होता है, ओवर डिस्टेंस अपने जगह से आगे पीछे हो सकता है। और वेव्स क्या होता है, वेव्स ट्रांसफॉर्म मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट मूविंग द मटेरियल इटसेल्फ। तो वेव्स ट्रांसमोशन जो है ट्रांसपोर्ट जो है ये एक ऐसे इस तरह की मैकेनिकल एनर्जी है जो कि विदाउट फिजिकल ये जो है काम करती है। तो डिफिनेशन हमारी क्या करें, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट मूविंग द मटेरियल इटसेल्फ, यानी विदाउट मटेरियल के मूविंग यह जो है वेव्स को प्रोवाइड करता है यानी तरंग से यह जो है एनर्जी को प्रोवाइड करता है। तो ये भी हमारा है मैकेनिकल एनर्जी। एंड पंप्स, पंप कैन ट्रांसपोर्ट मैकेनिकल एनर्जी अक्रॉस ए चेन इन वन पंपिंग साइकिल। तो पंप जो है हमारा ये भी मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर सकता है अक्रॉस ए चेन इन वन पंपिंग साइकिल, या जो है चेन की मदद से कर सकता है और पंपिंग साइकिल की मदद से भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है एनर्जी को। एंड नेक्स्ट हमारा है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होती है ये सब आप लोगों को पता ही होगा बट रिवीजन कर लीजिए। हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजन और मूवमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज इन एनी ऑब्जेक्ट। तो हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी दोनों एक ही एनर्जी है, बस में अलग अलग नाम दे दिया गया है। इज द एनर्जी प्रोड्यूस बाय क्लोजन और मूवमेंट ऑफ एटम्स है, यह जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करता है चाहे मूवमेंट के लिए हो गया, किसी एटम पर हो गया, किसी मॉलिक्यूलर पर हो गया, किसी एनी ऑब्जेक्ट पर हो गया, या उसमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है थर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर विदाउट डूइंग एनी वर्क, या बिना किसी वर्क के हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हो सकता है और लोअर से हायर भी हो सकता है। एग्जाम्पल में जैसे हीटर हो गया, अब हीटर को हम चालू कर देंगे तो वो जो है हायर होता चला जाएगा या फिर कभी लोअर होता चला जाएगा। लाइट अगर कम रहेगी इलेक्ट्रिसिटी उसमें कम देंगे। एनोरिंग हो गया, मिक्स हॉट एंड कोल्ड वाटर भी हो गया। अब हॉटर जो है, अब जो हमारे पास हॉट वाटर है उसमें जो है कोल्ड वाटर यानी थोड़ा ठंडा वाटर मिला देंगे तो वो जो है ऑटोमेटिक उसकी जो है रिड्यूस हो जाएगा टेम्परेचर। तो ये होता है। नेक्स्ट है हमारा हीट एनर्जी कैन बी फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर बाय डूइंग अ वर्क। तो हमारा जो है हीट एनर्जी यहाँ लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में भी कन्वर्ट हो सकता है बिना किसी काम के। जैसे एयर कंडीशनर हो गया एंड रेफ्रिजरेटर हो गया। अब एयर कंडीशनर जो है इसको हम ऑन कर दिए तो यह हायर टेम्परेचर को लोअर टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देता है बिना किसी काम के। और रेफ्रिजरेटर भी ऐसे ही काम करता है जो अंदर की एयर को बाहर फ्लो करके अंदर ठंड को बनाए रखता है। अब आइए देखते हैं कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी।
द कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थर्मोडायनामिक्स का है। इट इज बेस्ड ऑन सिस्टम या सिस्टम पर बेस्ड होता है। थर्मल एनर्जी कैन बी चेंज्ड बाय एडिंग हीट और डूइंग वर्क टू इट। हीट एनर्जी को हम अपने काम के अकॉर्डिंग जो है ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। Nowadays 80% मैकेनिकल एनर्जी आर प्रोड्यूसिंग बाय हीट इंजन और पावर प्लांट्स। तो आजकल जो है 80% मैकेनिकल एनर्जी या तो पावर प्लांट्स में उपलब्ध है या फिर हीट इंजन में उपलब्ध है या प्रोड्यूस करते हैं। ऑल फ्यूल बेस्ड व्हीकल ओवर आई हीट इंजन और फ्यूल। तो आजकल जितने भी इंजन आ रहे हैं बेस्ड, वो सब जो है फ्यूल पर बेस्ड आते हैं। सभी इंजन जिनमें पावर बहुत ज़्यादा रहती है, और इलेक्ट्रिकल इंजन तो पता ही है उसमें पावर बहुत ज़्यादा रहती नहीं है। 2/3 पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन हीट एनर्जी ऑफ फ्यूल विच इज कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट। तो 2 या 3 पावर प्लांट जो है वो बेस होते हैं किस पे? हीट एनर्जी ऑफ फ्यूल। हीट एनर्जी फ्यूल पर बेस्ड होते हैं, जिन्हें हम थर्मल एनर्जी पावर प्लांट कहते हैं। इन थर्मल पावर प्लांट्स we use heat energy to make high speed steam. Then this steam produced mechanical energy by rotating a steam turbine. आइए हम आगे देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम थर्मल पावर प्लांट का है, इसे जरूर तैयार कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आगे तो बनाना पड़ेगा ही। मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्जाम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाएं। कम लिखेंगे चलेगा, बट डायग्राम बढ़िया से बना के आइए एकदम। डायग्राम अच्छे देख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से तैयार कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, फिर बना के आइएगा। आगे डिफिनीशन देखते हैं। द मैकेनिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम टरबाइन कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है यहाँ टरबाइन में भी हो सकता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को का यूज करके मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट कर सकता है। एंड नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी थ्रू फ्रिक्शन, कंप्रेशन एंड रेफ्रिजरेशन। मैकेनिकल एनर्जी जो हमारा हीट एनर्जी से कन्वर्ट हो सकता है फ्रिक्शन में, कंप्रेशन में, रेफ्रिजरेशन में। हीट एनर्जी की वजह से कन्वर्ट हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैन बी termed electromagnetic radiation. These radiation consist of electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हमारे जो है यह एक रेडिएशन होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंसिस्ट करता है। विच आर सिंक्रोनाइज्ड ऑक्सिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ये काम करता है। रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर emitted by electrically charged पार्टिकल अंडरगोइंग एक्सेलरेशन। जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिकली चार्ज हो सकता है और उसके पार्टिकल जो है अंडरगोइंग एक्सेलरेशन में भी जा सकते हैं। दीज वेव्स कैरी एनर्जी मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम अवे फ्रॉम दियर सोर्स पार्टिकल एंड कैन इम्पैक्ट दोज क्वांटिटीज टू मैटर विथ विच दे इंटरएक्ट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हमारी खत्म होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के कुछ ये दिए गए रेडिएशन कैसे प्रोवाइड होते हैं, इस डायग्राम को प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा स्टोरेज, यानी स्टोर कैसे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैन बी स्टोर इन अ वेराइटी ऑफ वेज। तो यहाँ कई वेराइटी ऑफ वेज में जो है स्टोर हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। व्हेन इट कम्स to circuit and electronic device, energy is typically stored in one of two places। तो यहाँ जो है सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिवाइस की मदद से जो है यहाँ 1 से 2 प्लेस तक ये एनर्जी को स्टोर कर सकता है। द फर्स्ट बैटरी स्टोर एनर्जी इन केमिकल। तो पहले ये केमिकल फॉर्म में स्टोर होता है। सेकंड कैपेसिटर दे स्टोर एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर सेकंड जो है वह कैपेसिटर की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। इंजीनियर्स चूज द यूज बैटरी ऑफ कैपेसिटर बेस्ड ऑन द सर्किट
Even combination बैटरीज एंड कैपेसिटर कैन आल्सो बी यूज्ड। तो इंजीनियर जो है बैटरी को कैसे यूज करते हैं, कैपेसिटर बेस्ड या फिर सर्किट बेस्ड बैटरीज को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इवन कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज कैपेसिटर कैन आल्सो बी यूज, क्योंकि इसमें जो है कॉम्बिनेशन होता है बैटरी के अंदर कैपेसिटर का और सर्किट का भी। तो ये बैटरी के बारे में है, एक कॉम्बिनेशन है, ये कैपेसिटर है। तो यही देखते हैं बैटरी जो है केमिकल फॉर्म में जो है पहले एनर्जी को स्टोर करती है, फिर चार्जिंग डिस्चार्जिंग रेट स्लो स्लो होता है बैटरी में, और इट इज एक्टिव डिवाइस ओनली वर्क विथ डीसी, और सिर्फ डीसी में बैटरी हमारा यूज हो सकता है। कॉम्बिनेशन कैन स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, हैव ए सीरीज रेजिस्टेंस, कैन क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी एनर्जी को चार्ज कर सकता है। चार्ज एंड डिस्चार्जिंग रेट इज वेरी फास्ट, और वो जो बहुत फास्ट होगा चार्ज एंड डिस्चार्जिंग। और यह पैसिव डिवाइस है, वर्क से भी एसी डीसी दोनों में यूज होता है। तो कैपेसिटर की मदद से हम जो है एसी डीसी दोनों में भी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन करके, और सिर्फ बैटरी को अगर हम चार्ज करें तो वो सिर्फ डीसी फॉर्म में चार्ज होगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस में होगा। एनर्जी कैन बी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड बाय एन इंडक्टर और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर SMES सिस्टम। तो SMES सिस्टम को हम आगे पढ़ेंगे, ये होता क्या है। यहाँ पर इसका बेसिक्स फंड दिया है। इंडक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंडक्टर क्या होता है। एंड इंडक्टर इज अ पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल component that store energy in a magnetic field when electric current flows through it। तो इंडक्टर जो हमारा यहाँ एक पैसिव यानी ये दो टर्मिनल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का मिलकर बना होता है, जो एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होता है तब ये दो फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। इंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड कॉइल, चोक और रेडियल रिएक्टर। और ये इसका सिंबल है इंडक्टर का।